कहानी का शीर्षक है चीफ की दावत। दावत से आपको क्या लगता है? दावत का मतलब क्या है? किसी को हम भोजन के लिए, है ना, किसी को हम भोजन के लिए बुला रहे हैं घर में, तो दावत दे रहे हैं। यहाँ पे किसकी दावत है? चीफ की दावत है। चीफ मतलब जो हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, जो भी, मतलब एक बड़े आदमी को घर में दावत के लिए बुलाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भीष्म कहानी का परिचय यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। तो कैरेक्टर का नाम क्या है? श्यामनाथ। ठीक है, किसके घर में दावत है? मिस्टर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पहुंचने से फुर्सत न थी। दोनों पति पत्नी दोनों काम में लगे हुए हैं। चीफ की दावत है, अच्छे अच्छे पकवान बनाना है, तो इसीलिए दोनों पसीना पहुंचने से फुर्सत नहीं। इससे मतलब क्या है? दोनों बहुत व्यस्त हैं, दोनों बहुत बिजी हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं, घर की सफाई में लगे हुए हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सूखी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। जैसे कोई घर में आता है, हमारे पास समय नहीं है, कोई बड़ा आदमी आता है, तो हम लोग हड़बड़ी में काम करते हैं। औरतें क्या करती हैं? मैक्सी पहनी है, नाइटी पहनी है, जूड़ा एक ऐसे कोई जूड़ा बांधा हुआ है ना, कहीं आटा लगा हुआ है। तो जैसे जिस हाल में हम लोग घर में काम करते हैं, उस हाल में पत्नी है, और पति क्या कर रहा है? हाथ में कुछ सामान लिए, इसको निकाल के वहाँ रखो, उसको निकाल के वहाँ रखो, इस तरह वो समेटे हुए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते जा रहे हैं। टेंशन में। क्यों सिगरेट फूंका जा रहा है? क्योंकि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि आने वाला कौन है? उनका बड़ा ऑफिसर है, चीफ है। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। मुकम्मल होना मुहावरा है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक होना। जो तैयारी इनको करनी थी, वो सारी तैयारी ठीक ठाक हो गई। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब आ रहा है चीफ, कोई फॉरेनर है, इसीलिए ड्रिंक्स का भी बड़े बड़े लोगों के घरों में क्या होता है? पार्टी में ड्रिंक्स के बिना पार्टी होती नहीं है। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। जो लगे कोई सामान बेकार है, हम लोग ऐसे करते हैं ना, चलो इसको पलंग के नीचे, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, पलंग के नीचे इसको धक्का दे दो, इसको वहाँ कर दो। कोई आपका स्टोर रूम है, तो कुछ सामान जाके स्टोर रूम में बंद कर देते हैं उसको। तो इसी तरह कुछ उनके घर में भी अरेंजमेंट्स किया जा रहा था। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा अड़चन खड़ी हुई। जब सामानों को सेट किया जा रहा था कि इसको कहीं नीचे, उसको कहीं पीछे, इस तरह सेट किया जा रहा था, तो उनके सामने एक सवाल खड़ी हुई। क्या सवाल थी वो? अड़चन क्या था? माँ का क्या होगा? घर में बूढ़ी माँ है, अब उस माँ का क्या होगा? उसको कहाँ रखेंगे? अरे चीफ आएगा, देखेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? हाँ, अब जब एज हो जाती है, वयस्क हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको अपना ध्यान नहीं रहता है, वो कैसे कैसे ही कपड़े पहने रहते हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता है। तो ऐसे हालात में जब चीफ आएगा, तो जो पुराने सामान है उनको तो कहीं इधर उधर सेट किया जा सकता है, लेकिन माँ को क्या करें? माँ का क्या होगा? तो एकदम आधुनिकता पर आधारित कहानी है, आधुनिक सिचुएशन पर आधारित कहानी है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं? बूढ़े माँ बाप को देखने का समय, फुर्सत किसी को नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं। हर आदमी के पास पैसा है, तो ले जाके माँ बाप को कहाँ छोड़ देते हैं? वयस्कों के लिए जो घर बना हुआ है वहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उस बात को यहाँ पे फोकस किया गया है। इस बात की ओर न उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। अब तक तो इसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? ये तो हिंदी हुई।
श्रीमती काम करते करते ठहर गई, काम कर रही थी, अचानक ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। बगल वाला जो रिश्ते मतलब जो सहेली है, दोस्ती है, अब वो बूढ़ी का आना जाना यहाँ पे खत्म हो गया है, बंद हो गया है। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से वो शुरू हो जाए। मतलब अगल बगल वालों से भी इनका अच्छा संबंध नहीं है, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चले जाए, जल्दी जल्दी खाना अपना खाएं और अपने रूम में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। इतना बड़ा घर तो है नहीं कि माँ को कहीं 10-12 कोठरियाँ हैं, कोई दूसरी कोठरी में जाके माँ को सुला दे, है तो एक छोटा सा कमरा, छोटा सा घर, वहाँ पे यदि खराटे लेंगे तो यहाँ पे तो सुना ही देगा, बरामदे में तो लोग बैठ के खाना खाएंगे। तो फिर करके बोल देंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। हाँ, तो माँ को कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा तुम बंद करो, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा और माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या, देखो क्या क्या सोचते हैं माँ के लिए। और जो सो गई तो ठीक है तुम्हारी बात, फिर भी वो सो गई तो बूढ़ी है, सो जाएगी तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-12 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, मेरा जो भाई है उसके पास तो जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो तुमको एक अच्छी बहू कहलाना था, इसलिए तुमने उसको रोक दिया, नहीं तो चली जाती भाई के पास। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? हमेशा कहाँ पे बात घूम फिर के कहाँ आती है, औरत के ऊपर आती है। तो वो कहती है, अरे भाई आप माँ बेटे के बीच में मैं क्यों आऊंगी, तुम जानो और बन जाना। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे, मौका बहस का नहीं था। अभी यदि बहस करेंगे फिर झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, पार्टी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए इसका मौका नहीं था। समय का हल ढूंढने का था। अब ये कैसा समय था, कुछ हल निकालना है, अभी सॉल्यूशन निकालना है कि माँ को करना क्या है। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी को देखा, कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था, जैसे हॉल है, हॉल से ही एक बेडरूम जाता है, तो दरवाजे को देखा तो वो तो बरामदे में ही उनका दरवाजा खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुँह लपेटे माला जप रही थी। तो हाथ में, सिर पे दुपट्टा था, हाथ में वो माला जप रही थी, वहाँ बैठी हुई थी। सुबह तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था, उसको भी लग रहा था कि पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए, सारा काम अच्छे से हो जाए करके माँ मन ही मन प्रार्थना भी कर रही है। माँ आज खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुँह पर का दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, तो घर में नॉनवेज बना हुआ है और वो वेजिटेरियन है, नहीं खाएगी। जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट देना। मतलब इसको परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है कि माँ ने खाना खाने से मना कर दिया है, उसको तो बस अपने साहब से अच्छा नाम कमाना है। अच्छा बेटा, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाओ। हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, तब तुम यहाँ बरामदे में बैठोगे। तो जब हम लोग बरामदे में आएंगे, तुम गुसल खाने के रास्ते से तुम कहाँ चले जाओ, तुम बैठक में चले जाओ। मतलब यहाँ से वहाँ तुम शिफ्ट हो जाओ, उनकी नजरों में तुम मत पड़ो। मैं आवाज बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ आवाज
बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। इंतज़ाम तो हो गया, माँ वहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ से वहाँ आ जाएगी, सब हो गया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन जो है खत्म नहीं हुई, टेंशन उनका खत्म नहीं हुआ। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो लगा अचानक चीफ इस तरफ आ गया तो माँ को देख लिया तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर और उनकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। मान लो किसी को बाथरूम जाना हो तो कोई भी जा सकता है उस तरफ, कोई देख ले तो क्षोभ और क्रोध में वह से झुंझलाने लगा, ओ क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो, बड़े प्यार से बोला। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। तो वो अपना पैर ऊपर करती है तो कहता है नहीं नहीं आप खाट नहीं है, इसलिए आप पैरों को नीचे करके बैठो। माँ ने टांगे नीचे उतारी और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंकूँ, छन 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 जो आवाज़ आती रहती है उसको बिल्कुल पहन के नहीं घूमना है, मैं कोई दिन उसको बाहर निकाल के देंगी। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनूंगी माँ, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे कौन सा इनको पहना है। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे, घर का संचालन उनके अपने हाथ में था, घर की वही देख रेख करते थे, सबको कपड़े दिलाना, सब कुछ एक दूसरे वही देखते थे। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, पर्दे किस रंग के लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, श्यामनाथ की चिंता है। अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ जरा देख तो लो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला तो रहेगा, तो सोचते मन में माँ का तो झमेला रहेगा, क्या करें। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम रूप नजर आ रहे थे। जैसे बुजुर्ग होते हैं, आप तो देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे, है ना, जितना ऊंचा कद जवानी में रहता है, बुढ़ापे होते सिकुड़ जाते हैं एकदम। तो ये माँ भी कुछ इसी तरह से थी, छोटा सा कद था, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा। चरित्र चित्रण वगैरह पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल, सिर में भी बाल बहुत कम थे। पहले से जो पहले वो कपड़े पहनी थी उससे इस कपड़े में थोड़ा वो ठीक लग रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। हाँ, यह वाक्य श्यामनाथ को तीर के समान अचूक तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया तुमने, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। यदि जेवरात बिके हैं, जेवरात को बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया है तो मैं भी तो कुछ अफसर बन के आया हूँ। मेरा ढंडूरा तो नहीं लौट आया, ऐसे कुछ ऐसा तो मतलब बेकार तो नहीं हूँ। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती, यदि मेरे पास होता तो ठीक
है मैं पहन लेती, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं तो ऐसे निकल गया। बेटा तुम कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना भी खर्च करते हैं उसका हिसाब नहीं रखते हैं। हालांकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के हर छोटे से छोटे कर्ज का जो है मतलब खर्च का हिसाब रखते हैं। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए माँ को फिर एक बार हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। हर दिन तुम जो अपना चेहरा उदास लेके बैठी रहती हो वैसा तुम्हें नहीं रहना। कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब दो। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक करने लगा। माँ को भी डर है कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, इसका जो प्रमोशन है वो कहीं मेरे कारण रुक न जाए। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती है। वह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। यदि ड्रिंक्स ठीक से चल जाए तो पार्टी एकदम बढ़िया हो। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के कदम चूमने लगे। वार्तालाप उसी रौ में बह चला जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट थी न अड़चन थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेन साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब को ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली। जैसे पार्टीज में होता है, लोग एक दूसरे से इतने घुल मिल गए थे, वो ऑफिसर है या क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जो ऑफिसर ऑफिस में इतना रौब जमाता है आज यहाँ पे एकदम डाउन टू अर्थ, इतना दोस्ती। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पहली बार नहीं बल्कि बहुत सालों से ही इनके बीच जान पहचान है। और इसी ड्रॉ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरता पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उसमें उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर्फ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। बेचारी अब कब तक बैठी रहेगी और पैर कब तक लंबा करके नीचे करके बैठी रहेगी। वो तो बूढ़ी है, उसको तो पैर दर्द होगा ऐसे पैरों को नीचे डाल के बैठने में। तो वो पैरों को कुर्सी के ऊपर उठा के बैठी थी और उसका सिर कभी इधर लुढ़कता, कभी नींद में इधर लुढ़कता। ठीक है। मुंह से लगातार खराटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। खराटे लेने वालों को देखें, कभी बस में बैठे हुए सोते लोगों को देखें आप, हाँ, बस में या ट्रेन में, कभी सफर में, अपने अगल बगल में। कभी कभी घर की औरतें भी क्या करती है, टीवी चलते रहता है, नींद में झूलते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, नींद में झूलते रहते हैं। इसको देख के इसको ना एकदम घबराहट हो गई। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। गुस्सा जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें।
नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े था, दूसरा बाहर। तो ऐसा जब करी तो एक हाथ अंदर था, दुपट्टे के अंदर था, साड़ी के पल्लू के अंदर था, बस एक हाथ से वो ऐसा कर रहे। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। तो शामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। तो एक तो ठीक से नमस्ते भी नहीं कर पाई, तो इन्होंने अपना राइट हैंड दिया शेक हैंड करने के लिए। माँ तो एकदम घबरा गई। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार मिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत में हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं, ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू यू डू? एक बार फिर कह उठा, मतलब लोग फिर से हंसने लगे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कम नहीं होने लगा। था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती हूँ। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं गाना सुनाइए, सुनाओ कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगे तो सब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दोगे तो उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। 2 पत्थर अनारा दे, वो गाना याद दिलाता। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में माँ। इसके बाद में हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी हरियाहा। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियाँ बनाती हैं, औरतें फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी क्या? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली,
अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच ही में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने इसे मिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के हुए खाने की मेज की हल्के यहाँ पे कुछ गलती है, धीरे धीरे खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे खत्म करने को थोड़ा सा ही। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छलछल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों के बांध तोड़कर उमड़ आए हैं। माँ ने बहु तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखी जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। तो सब लोग चले गए थे, एकदम सन्नाटा हो गया था घर में, बस रसोई में बर्तनों की आवाज आ रही थी। दरवाजा किसी ने खटखटाया। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर वो बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उन्हें नींद आ गई, क्यों वह रोने लगी, क्या बेटे ने कभी अभी तक क्षमा नहीं किया। उसको सब तमाम बातें उसको याद आ रही थी। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी करके उसको एकदम गले लगा लिया। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा था, ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया। श्यामनाथ का क्रोध फिर से बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ, तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा, जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर जरूर चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ होगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। देखो माँ इतनी बूढ़ी हो गई, आंखें नहीं दिखती हैं, तब भी बेटे की तरक्की की बात आ गई तो माँ बोल रही है ठीक है बेटा, मैं जैसे भी हूँ मैं तुमको बनाती हूँ। और माँ दिन ही दिन में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर